एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। रबनवास को गुलजार के साथ काम करते हुए 2 साल हो गए थे। वो ये तो जानता था कि वो हाजी के गिरोह में शामिल है, लेकिन उसे आज तक हाजी से मिलने का मौका नहीं मिला था। मिलना तो दरकनार, उसने हाजी को कभी करीब से देखा भी नहीं था। ऐसे छोटे लोगों को जब अपने आका के करीब आने का मौका मिले तो वो इसे अपने लिए बड़ा एजाज समझते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। उस रोज जब गुलजार ने उससे बात की कि हाजी अब्दुल्ला चंद रोज उसके घर मेहमान बनकर रहना चाहता है, तो रबनवास को उसकी बात पर यकीन न आया। रबनवास अच्छी तरह जानता था कि इन दिनों हाजी अब्दुल्ला का सितारा गर्दिश में है। एक तरफ पुलिस उसकी तलाश में है और दूसरी तरफ शारिक और समीना उसे पै दर पै नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसने शारिक और समीना को भी नहीं देखा था, लेकिन वो इतना जानता था कि वो दोनों पहले हाजी के लिए काम करते थे, फिर किसी बात पर झगड़ा हुआ और वो हाजी के दुश्मन बन गए। हाजी को सबसे ज्यादा नुकसान शारिक और समीना ने ही पहुंचाया था। वो उसके कई अड्डे तबाह कर चुके थे और हाजी आजकल उन दोनों और पुलिस के खौफ से छुपता फिर रहा था। रबनवास को इस बात पर भी हैरत थी कि हाजी अब्दुल्ला जैसा आदमी किसी के खौफ से छुपता फिर रहा है। वो तो बहुत बड़ा आदमी था। असेंबलियों में उसके आदमी बैठे हुए थे। पुलिस के बड़े बड़े अफसरान उसके नाम से कांपते थे। हुकूमत के वजीर उसके घर पर हाजिरी देते थे, लेकिन वो शारिक और समीना से डर रहा था। उस रोज गुलजार ने जब बात की तो रबनवास उछल पड़ा। पहले तो वो यही समझा कि गुलजार मजाक कर रहा है, लेकिन गुलजार बिल्कुल संजीदा था। गुलजार ने राजदाराना लहजे में कहा, बात दरअसल ये है कि हाजी की जितनी भी बड़ी बड़ी कोठियां हैं वो दूसरों की नजरों में हैं। हाजी चंद रोज ऐसी जगह रहना चाहता है जिसके बारे में किसी को शुबा ना हो, इसलिए मैंने हाजी के सामने तुम्हारा नाम पेश किया था। हम और तुम ऐसे लोग हैं जिनके बारे में लोग ये तो जानते हैं कि हम हाजी के गिरोह के हैं, लेकिन कोई शुबा नहीं कर सकता कि हाजी हम जैसे लोगों के घर में भी आ सकता है। मैंने तुम पर एतमाद करते हुए हाजी को तुम्हारा नाम दिया था, लेकिन अगर ये राज खुल गया कि हाजी तुम्हारे घर पर है तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। रबनवास ने कहा, तुम फिक्र ही न करो जी, किसी के फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा। गुलजार बोला, तो ठीक है, तुम आज शाम के बाद घर पर ही रहना। हाजी अब्दुल्ला रात को किसी भी वक्त तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। रबनवास उस रोज शाम से पहले ही अपने घर पहुंच गया और जल्दी जल्दी सफाई करने लगा। उसके घर में बांस की 2 चारपाइयां थीं। एक पर मैला कुचैला बिस्तर बिछा हुआ था। उसने बिस्तर दुरुस्त करके चादर पलट दी और दूसरी चारपाई पर चादर बिछा दी और जिस हद तक मुमकिन हो सका घर की सफाई कर डाली। रात 10 बजे के करीब एक पजेरो उसके मकान के सामने आकर रुकी। रबनवास बरामदे में बैठा हुआ था। उसने जल्दी से उठकर दरवाजा खोल दिया, मगर एक आदमी पजेरो से उतरा। उसने इधर उधर देखा। इत्तेफाक से उस गली में कोई नहीं था। उसने पजेरो की तरफ इशारा किया। हाजी और एक दूसरा आदमी पजेरो से उतरकर जल्दी से मकान में दाखिल हो गए और पजेरो आगे चली गई। रबनवास हाजी के कदमों पर गिरा जा रहा था। वो उन्हें कमरे में ले आया। कमरा और उसका साजो सामान देखकर हाजी के चेहरे के तासुरात बिगड़ गए। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसे कभी ऐसी जगह भी रहना पड़ेगा, लेकिन जाहिर है अब उस पर बुरा वक्त आ गया था और इस जैसी जगह पर रहना उसकी मजबूरी थी। हाजी के साथ दोनों आदमी उसके बॉडीगार्ड्स थे। वो बज़ाहिर खाली हाथ थे, लेकिन कमीजों के नीचे रिवॉल्वर पोशीदा थे। रबनवास हाजी के सामने मुअद्दबाना अंदाज में खड़े होते हुए बोला, माफ करना हाजी साहब, मैं गरीब सा बंदा हूँ जी। यहाँ आपके घर जैसा आराम तो नहीं मिलेगा, पर कोशिश करूंगा कि आपको कोई तकलीफ ना हो। हाजी बोला, तकलीफ की कोई बात नहीं, बस एक बात का ख्याल रखना, किसी को ये इल्म नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों ठहरा हुआ हूँ। रबनवास बोला, आप फिक्र ही ना करें जी, अगर किसी ने पूछा तो कह दूंगा सियालकोट से मेरे अब्बा के रिश्तेदार आए हैं। अब्बा जिंदा था तो मेहमान आते रहते थे, किसी ने कभी पूछा नहीं था कि कौन आया है। हाजी बोला, ठीक है, अब तुम जाकर बरामदे में बैठ जाओ। हाजी अब्दुल्ला 2 दिन रबनवास के घर में छुपा रहा। यहाँ उसे कोई आराम नहीं था, अलबत्ता बेआरामी ज्यादा थी। वो जिंदगी में पहली मर्तबा बान की चारपाई पर सोया था। खाने पीने की भी तकलीफ थी। रबनवास अपनी हैसियत के मुताबिक हाजी की खिदमत करने की कोशिश कर रहा था। पैसा तो हाजी खर्च कर रहा था और रबनवास आगे पीछे दौड़ा फिर रहा था। होटल से सुबह का नाश्ता और दोपहर रात का खाना हाजी 2 दिन में ही परेशान हो गया, लेकिन वो रबनवास की खिदमत से बहुत खुश हुआ था। उसे समझने में देर न लगी कि ये वो वफादार कुत्ता है जो अपने मालिक के लिए जान भी दे सकता है। यहाँ हाजी को दूसरी तकालीफ तो थी ही, सबसे बड़ा मसला बैरूनी राब्ते का था। इस मकान में टेलीफोन नहीं था।
और वो मालूमात हासिल करने के लिए अपने बॉडीगार्ड्स में से किसी को बाहर नहीं भेजना चाहता था। और रब नवाज में अभी इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो बाहर जाकर सूरत हाल मालूम करता। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि किन लोगों से कैसे राब्ता करना है। हाजी के दोनों बॉडीगार्ड्स भी तंग आ गए थे। उस छोटे से मकान में वो लोग एक तरह से कैद होकर रह गए थे। तीसरे रोज शाम को हाजी ने रब नवाज को अपने पास बुला लिया। हाजी ने पूछा, फारूक अहमद को जानते हो? रब नवाज बोला, वो जो गुलबर्ग में रहता है। हाजी ने कहा, हाँ वही, मेन बिले रोड पर उसकी कोठी है। रब नवाज बोला, नाम सुना है जी, उनकी कोठी भी देखी है, पर कभी मुलाकात नहीं हुई। बड़े लोग हैं जी हम तो। हाजी ने उसकी बात काट दी, बोला, तुम अभी गुलबर्ग जाओ, उसे मेरा नाम बताना और कहना कि मैं बुला रहा हूँ। फौरन चला आए और उसे मेरी ये अंगूठी दिखा देना, समझ आएगा कि मैंने ही तुम्हें भेजा है। हाजी ने अपनी उंगली से चांदी की अंगूठी उतार कर उसे दे दी। उसमें अकीक जुड़ा हुआ था। बोला, यहाँ से टैक्सी पर बैठ जाओ और उसे साथ लेकर आना। रब नवाज ने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। बोला, ठीक है जी, मैं अभी चला जाता हूँ। और वो फौरन ही घर से निकल गया। उसके जाने के बाद हाजी के गार्ड्स ने बैरूनी दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और वो तीनों एक कमरे में बैठे बातें करने लगे। तकरीबन 2 घंटे के बाद दरवाजे के सामने एक गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी। जब दरवाजे की घंटी की आवाज सुनाई दी तो एक मुहाफिज ने उठकर पहले दरवाजे की झर्री में से झांका, फिर दरवाजा खोल दिया। वो सफेद रंग की होंडा सिविक कार थी। रब नवाज के साथ एक और आदमी दरवाजे के सामने खड़ा था। मुहाफिज ने दरवाजा खोल दिया और वो दोनों अंदर आ गए। रब नवाज के साथ दूसरा आदमी फारूक अहमद था। हाजी अब्दुल्ला कुछ देर तक उसके साथ बातें करता रहा, फिर वो सब लोग जाने के लिए तैयार हो गए। हाजी ने रब नवाज की तरफ देखते हुए कहा, तुम भी हमारे साथ चलो, मैं तुम्हारी खिदमत गुजारी से बहुत खुश हुआ हूँ। तुमसे कुछ और काम लेना चाहता हूँ, आइंदा तुम मेरे साथ ही रहोगे। वो लोग मकान से निकलकर गाड़ी में बैठ गए। रब नवाज ने मकान को ताला लगा दिया। हाजी और उसके बॉडीगार्ड्स पिछली सीट पर बैठे थे, जबकि रब नवाज आगे वाली सीट पर था। वो जिंदगी में पहली बार ऐसी शानदार कार में बैठा था और सोच रहा था कि अगर आबिदा उसे धोखा देकर खुदकुशी न कर लेती तो वो उसके लिए सोने की कान साबित होती और आज उसके पास भी ऐसी ही गाड़ी होती। वो मुख्तलिफ सड़कों पर घूमते हुए 1 घंटे के बाद गुलबर्ग में फारूक अहमद की कोठी पर पहुंच गए। फारूक अहमद ने ज्यादा तवील चक्कर ये देखने के लिए लगाया था कि कोई उनका ताकुब तो नहीं कर रहा। मेन रोड पर वाकई वो कोठी बहुत बड़ी थी। उसके पिछली तरफ एक बहुत बड़ा गंदा नाला था। कोठी में आम और जामन के कई दरख्त थे। फूलों के पौधों से सजा हुआ खूबसूरत लॉन भी था। फारूक अहमद हाजी का पुराना नमकखार था और कभी कभार उससे काम भी ले लिया करता था। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता था और कम से कम 3 मरतबा उसने हाजी का माल अपने माल के साथ इस तरह बैरून मुल्क भेजा था कि कोई उसका सुराग न लगा सका था। बहुत अरसे से हाजी ने उससे काम नहीं लिया था और वो उसे तकरीबन भूल ही गया था। रब नवाज की कोठड़ी नुमा मकान में रहते हुए हाजी उन लोगों के बारे में सोचता रहा जो उस वक्त उसके काम आ सकते थे। उसके जहन में फारूक अहमद का नाम भी आ गया था और उसने फौरन ही फारूक अहमद की कोठी पर मुंतकिल होने का फैसला कर लिया। फारूक की उम्र 50 के लगभग रही होगी, लेकिन गोरी चिट्टी रंगत के साथ सेहत भी काबिल रश्क थी। वो अपनी उम्र से कम लगता था। उसकी बीवी राना उससे उम्र में अगरचे 8 साल छोटी थी, लेकिन वो भी जिस्मानी रख रखाव की वजह से 35-36 साल से ज्यादा की नहीं लगती थी। फारूक अहमद को खुदा ने सारी नेमतें दे रखी थी, लेकिन वो औलाद जैसी नेमत से महरूम ही रहा। शुरू में उन्होंने अपना इलाज भी करवाया, पीरों के तावीज भी घोल घोल कर पिए, मज़ारों पर हाजिरियां भी दी, मगर मुराद बर न आई और बिलाखिर वो औलाद के मामले में राजी बरजा होकर बैठ गए। हाजी से फारूक अहमद की मुलाकात कनाडा के सफर के दौरान जहाज पर हुई थी। उसके बाद भी वो मिलते रहे थे और फिर एक रोज फारूक अहमद पर इंकिशाफ हुआ कि हाजी मनशियात का बहुत बड़ा बैनुल अक़वामी स्मगलर है। उसे याद नहीं था कि वो किस तरह हाजी के चक्कर में आ गया था, लेकिन माजी में कम से कम 3 मरतबा हाजी का माल अपने माल के साथ बाहर भिजवा चुका था और हाजी ने हर मरतबा उसे लाखों रुपए दिए थे। फारूक अच्छी तरह जानता था कि हाजी आजकल ज़ेर-ए-ताब है और पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। लेकिन जब रब नवाज के जरिए हाजी का पैगाम मिला तो वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसे अपने यहाँ ले आया। हाजी ने फारूक की कोठी में पहुंचकर खुदा का शुक्र अदा किया था। सबसे पहले उसने चाय बनवा कर पी। फारूक की बीवी राना ने पहले से हाजी के इस्तकबाल की तैयारी कर ली थी। वो तमाम तर हशर सामानियों के साथ खूब बन ठन कर हाजी के सामने आई थी। वो बहुत बेतकल्लुफाना अंदाज में हाजी से बातें कर रही थी। फिर वो उठकर खाने की मेज पर आ गए। फारूक ने राना को जब ये बताया था कि वो हाजी अब्दुल्ला को लेने जा रहा है तो राना ने अपनी मुलाजिमा से कहकर खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। उनकी मुलाजिमा भी एक अजूबा चीज थी। उसका शुमार न तो सिन्फ नाजुक में किया जा सकता था और न ही उसे मर्दों की सफ में खड़ा किया जा सकता था, लेकिन वो अपने आप को औरत ही कहलाता था। न सिर्फ कपड़े औरतों जैसे पहनता बल्कि औरतों की तरह मेकअप भी करता।
मोटी मोटी आंखें और चेहरे के नकूश बड़े गजब के थे। उसने अपना नाम परी चेहरा रखा हुआ था। वो पिछले 12-13 साल से उनके यहाँ काम कर रहा था। जब वो पहली मर्तबा गांव से आया था तो उसकी उम्र 12 साल थी और उसके कुछ ही अरसे के बाद ये दिलचस्प इंकशाफ हुआ था कि उसका ताल्लुक तीसरी जिन्स से है। और फिर बिल्कुल फितरी तौर पर उसमें ऐसी बातें आती गईं जो उस जिन्स के लोगों का खासा होती हैं। फारूक और राना शुरू में परेशान हुए थे, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता उसकी बातों और आदतों के आदी होते चले गए। परी चेहरा ने घर के सारे काम संभाल रखे थे। वो खाने भी बहुत लजीज तैयार करता था। वो चूंकि अपने आप को सिन्फ नाजुक में शुमार करता था, इसलिए फारूक और उसकी बीवी भी उससे औरतों ही की तरह बात करते। उस वक्त मेज पर खाना लगाते हुए वो बड़ी मानी खेज हरकतें कर रहा था। वो अगरचे काबिल एतमाद मुलाजिम था, मगर उसे हाजी के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया था। उससे सिर्फ इतना कहा गया था कि वो फारूक का एक बहुत पुराना दोस्त है जो साहिवाल का एक बहुत बड़ा जमींदार है और चंद रोज यहाँ रहेगा। खाना खाने के दौरान हाजी ने फारूक की तरफ देखते हुए कहा, ये तुमने क्या तमाशा रखा हुआ है घर में फारूक? फारूक अहमद ने कहा, पुराना खिदमतगार है, बड़ा मेहनती और काबिल एतमाद बंदा है, बचपन ही से हमारे पास है, इसकी वजह से बड़ी सहूलतें हैं। हाजी ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बाहर जाकर किसी को बता दे कि परी चेहरा उस वक्त एक डिश उठाए किचन से निकल रहा था। फारूक अहमद ने परी चेहरा के जाने के बाद कहा, नहीं हाजी साहब, पहली बात तो ये कि आपके बारे में ये कुछ जानता नहीं और फिर ये घर की बातें बाहर नहीं करता। हाजी ने कहा, यह कौम बड़ी खतरनाक होती है, इसका ख्याल रखना। फारूक अहमद ने कहा, आप मुतमईन रहें जी, इसकी वजह से कोई मसला पैदा नहीं होगा। खाना खाने के बाद वो उठकर ड्राइंग रूम में आ गए। राना कुछ देर उनके पास बैठने के बाद अपने कमरे में चली गई। हाजी और फारूक अकेले बैठे सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते रहे। फारूक अहमद कह रहा था, हाजी साहब, मेरी समझ में नहीं आता कि वो कौन आदमी है जो आपके खिलाफ मुखबरी कर रहा है। हाजी ने सर हिलाते हुए कहा, पता चल जाएगा और फिर मैं उसे ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि दुनिया का कोई और शख्स अपने मालिक से गद्दारी करने की जरूरत नहीं करेगा। वो कुछ देर खामोश हुआ, फिर बोला, अच्छा भाई, अब मैं आराम करना चाहता हूँ, नींद आ रही है। पहले 2 दिन तो बड़ी बेआरामी में गुजरे हैं। फारूक अहमद उठ गया, बोला, आइए मैं आपको कमरा दिखाऊं। उसी वक्त राना भी आ गई। उसने लिबास तब्दील कर लिया था और उस वक्त वो शबखाबी का ढीला ढाला लिबास पहने हुए थी। वो हाजी की तरफ देखकर मुस्कुरा दी, लेकिन हाजी ने मुंह फेर लिया। वो दोनों मियाँ बीवी हाजी को उसका कमरा दिखाकर चले गए। पिछले 2 रोज वाकई बेआरामी में गुजरे। उस वक्त हाजी बिस्तर पर लेटते ही सो गया और फिर उसकी आंख सुबह ही खुली। उस रोज आसमान पर बादल छाए हुए थे, जिससे मौसम खासा खुशगवार हो गया था। आम ख्याल ये था कि बारिश होगी, लेकिन पूरा दिन गुजर गया। बादल गरजते रहे, लेकिन पानी का एक कतरा भी आसमान से न बरसा। अलबत्ता उससे अगले रोज सुबह ही से हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। कभी फुहार पड़ने लगती और कभी रुक जाती। दोपहर के वक्त बारिश तेज हो गई। हाजी उस वक्त ड्राइंग रूम में अकेला ही बैठा हुआ था। उसके दोनों बॉडीगार्ड और रब नवाज बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। फारूक सुबह ही से किसी काम से गया हुआ था और राना परी चेहरा के साथ किचन में थी। हाजी कुछ देर तन्हा बैठा कुछ सोचता रहा। फिर उसने टेलीफोन उठाकर अपने करीब रख लिया और रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगा। लाइन मिलने में ज्यादा देर न लगी थी। कॉल किसी औरत ने रिसीव की थी। हाजी ने कहा, हाजी अब्दुल्ला बोल रहा हूँ, मकसूद को बुलाओ। दूसरी तरफ से कहा गया, होल्ड करें जी, मैं अभी बुलाती हूँ। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मकसूद बोल रहा हूँ, हाजी साहब आप कहाँ गायब हैं? मैं रब नवाज के मकान पर गया था, वहां ताला लगा हुआ था। मैं तो परेशान हो गया कि खुदा न खास्ता। हाजी ने उसकी बात काट दी, बोला, हाजी पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है। मुझे वहां बेआरामी महसूस हो रही थी। टेलीफोन भी नहीं था कि किसी से राब्ता कर सकता। मैं फारूक अहमद के यहाँ आ गया हूँ, गुलबर्ग में। मकसूद बोला, ओह, मैं तो परेशान हो गया था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद हाजी बोला, बंद रोड वाले अड्डे की हिफाजत का क्या बंदोबस्त क्या है? तुम्हारे आदमी वहां पहुंचे हैं या नहीं? मकसूद बोला, 2 आदमी तो मैंने उसी दिन भेज दिए थे हाजी साहब, लेकिन आपको उस अड्डे का अचानक कैसे ख्याल आ गया? हाजी ने कहा, बस ऐसे ही ख्याल आ गया। अब वही अड्डा सबसे अहम है। वहां कम से कम 60 करोड़ का माल है। मॉन्ट्रियल वाली पार्टी को माल देना है। वो लोग आजकल में लाहौर पहुंच जाएंगे, इसलिए जब तक माल उनके हवाले नहीं कर दिया जाता, उस अड्डे की हिफाजत बहुत जरूरी है। मकसूद ने कहा, आप फिक्र न करें हाजी साहब, कोई गैर मुतल्लिका आदमी हमारे उस अड्डे के करीब से गुजर भी नहीं सकता। हाजी बोला, पता नहीं क्यों मुझे वहम सा हो गया है। तुम ऐसा करो, पजेरो लेकर फारूक अहमद की कोठी पर आ जाओ, हम एक चक्कर लगा लेते हैं। मैं उस अड्डे के बारे में पूरी तरह इत्मीनान करना चाहता हूँ। मकसूद बोला, ठीक है जी, मैं पहुंच रहा हूँ, लेकिन क्या बाहर निकलना आपके लिए खतरनाक नहीं होगा? हाजी बोला, इतनी तेज बारिश हो रही है, हमें रास्ते में कौन देखेगा? और हाँ, शफकत को फोन पर बता दो कि मैं कहाँ हूँ। मॉन्ट्रियल से आने वाले लोग उससे राब्ता करेंगे। शफकत से कहो जैसे ही वो लोग आए मुझे इत्तला दे दे। दूसरी तरफ से जवाब मिला, बेहतर जी, मैं उसे बता दूंगा। हाजी ने फोन बंद कर दिया।
और तकरीबन उसी वक्त राना अंदर दाखिल हुई। उसने आज सुबह उठते ही बनाव सिंगार कर लिया था और हाजी के इर्द गिर्द मंडलाती फिर रही थी। बनाव सिंगार करने और हाजी के इर्द गिर्द मंडलाने का मकसद और कुछ नहीं था। वो तो उसे सिर्फ ये तासुर देना चाहती थी कि वो उसकी खिदमत में कोई कसर नहीं उठा रखना चाहती। इसकी वजह शायद ये थी कि 1 साल पहले आखिरी मर्तबा जब फारूक ने अपने माल के साथ उसका माल भेजा था, माल मंजिल पर पहुंचने की इत्तला पाकर हाजी ने अपनी कोठी में उनकी दावत की थी और उसने राना को डायमंड का एक कीमती और खूबसूरत सेट तोहफे में दिया था। हाजी उनके घर में पहली मर्तबा आया था। वो पुलिस और शारिक वगैरह से छुपता फिर रहा था। वो यकीनन परेशान था और राना उसे ये तासुर देना चाहती थी कि वो अकेला नहीं है। वो उसके सामने सोफे पर बैठते हुए बोली, हाजी साहब, आज दोपहर का खाना जरा देर से मिलेगा, आपको भूख तो नहीं लग रही? हाजी ने कहा, अभी तो भूख नहीं है, जब खाना पक जाएगा खा लेंगे। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर वो मौसम के बारे में बातें करने लगे। राना हाजी की दिलजोई की कोशिश कर रही थी और हाजी को उलझन महसूस हो रही थी। 15-20 मिनट के बाद राना वहां से उठकर गई तो हाजी ने इत्मीनान का सांस लिया। 1 घंटे के बाद मकसूद पहुंच गया। हाजी के एक बॉडीगार्ड इरफान ने गेट खोल दिया और वो पजेरो अंदर लेकर आ गया। राना मकसूद के बारे में नहीं जानती थी। वो उसके बारे में उलझन सी महसूस करने लगी। मकसूद ने चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद कहा, चलें हाजी साहब। हाजी अब्दुल्ला सोफे से उठकर खड़ा हो गया, बोला, हाँ चलो। राना ने कहा, कहाँ जा रहे हैं हाजी साहब? खाना तैयार हो चुका है। हाजी ने कहा, एक बहुत जरूरी काम है, खाना हम वापस आकर खा लेंगे। वो बाहर आकर पोर्च में खड़ी हुई पजेरो की पिछली सीट पर बैठ गया। इरफान और दूसरा बॉडीगार्ड दिलावर पिछली सीट पर ही उसके दाएं बाएं बैठ गए थे। बैठने से पहले उन्होंने सबसे आखिरी वाली सीट के नीचे से क्लैशनकोफ राइफलें निकाल लीं। हाजी अक्सर उसी पजेरो पर आता जाता था और उसमें राइफलें हर वक्त मौजूद रहती थीं ताकि जरूरत के वक्त काम आ सकें। रब नवाज को भी एक राइफल दे दी गई और वो अगली सीट पर बैठा था। मकसूद ने अपनी सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया और पजेरो को गेट से बाहर निकाल ले गया। परी चेहरा ने गेट बंद कर दिया। राना बरामदे में खड़ी पजेरो को सड़क की तरफ जाते हुए देखती रही। बारिश तेज हो गई थी। सड़कों पर पानी जमा होना शुरू हो गया था। इक्का दुक्का गाड़ियां ही सड़कों पर दिखाई दे रही थीं। पजेरो की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। वो मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती हुई बंद रोड पर आ गई और फिर सर्विस रोड पर उतर गई। जब पजेरो अहाते के फाटक के सामने रुकी तो बारिश कुछ और तेज हो गई थी। मकसूद ने 2-3 मरतबा हॉर्न बजाया लेकिन कोई भी बाहर ना आया। रब नवाज नीचे उतर गया। उसने कॉल बेल की तरफ हाथ बढ़ाया। फिर गेट का ज़ेली दरवाजा चंद इंच के करीब खुला देखकर वो आगे बढ़ गया और अंदर दाखिल होकर फाटक पूरी तरह खोल दिया। पजेरो अंदर दाखिल हो गई। फाटक का ज़ेली दरवाजा देखकर हाजी का माथा ठनका। पजेरो बरामदे के सामने रुकी तो वो इरफान और दिलावर के साथ नीचे उतरा। मकसूद अपनी सीट पर बैठा रहा। बरामदे वाला दरवाजा भी थोड़ा सा खुला हुआ था। इरफान और दिलावर एकदम चौकस हो गए। इरफान ने अल्लाह दित्ता और कादिर को कई आवाजें दी मगर कोई जवाब न मिला। हाजी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और उसके साथ ही उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। अल्लाह दित्ता, कादिर और उनका तीसरा साथी रस्सियों से बंधे पड़े थे। वो तीनों बेहोश थे या उनकी आवाजें सुनकर उन्होंने आंखें बंद कर ली थीं। एक तरफ इंस्पेक्टर उस्मान की लाश देखकर हाजी अब्दुल्ला चौंके बगैर न रह सका। हाजी ने उस्मान की लाश को ठोकर मारते हुए कहा, ओह, तो ये है वो हरामजादा जो हमारी मुखबरी करता रहा है। फिर वो इरफान की तरफ देखते हुए बोला, इधर उधर देखो, कोई ना कोई यहाँ जरूर होगा। हाजी एक कमरे में आ गया। तहखाने का रास्ता उस कमरे में था। रास्ता खुला हुआ देखकर उसके दिमाग में धमाके से होने लगे। वो तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा लेकिन 3-4 सीढ़ियां उतरने के बाद ही रुक गया। तहखाने का मंजर देखकर उसे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। अलमारियां टूटी हुई थीं और तहखाने के फर्श पर तकरीबन 1 फुट पानी जमा था और हेरोइन के तमाम थैले पानी में डूबे हुए थे। बाहर से आने वाला रबड़ का एक पाइप सीढ़ियों पर पड़ा हुआ था जिससे पानी की मोटी धार बह रही थी। ये सब कुछ देखकर हाजी अब्दुल्ला इस तरह चीखने लगा जैसे उस पर पागलपन का दौरा पड़ गया हो। इरफान और दिलावर उसकी आवाज सुनकर दौड़े। दिलावर ने सीढ़ियों पर पड़ा हुआ पाइप उठा लिया और उसे खींचता हुआ बाहर ले गया। रब नवाज बरामदे में खड़ा था। उसने चीख कर कहा, होशियार रहना, कोई भी नजर आए उसे गोलियों से भून दो। और वो दोबारा अंदर चला गया। मकसूद भी गाड़ी से उतरकर अंदर आ गया। यहाँ की सूरत हाल देखकर उसके भी होश उड़ गए। तहखाने में करोड़ों रुपए की हेरोइन पर पानी फिर गया था। वो जो कोई भी थे उनके बारे में यही कहा जा सकता था कि उन्होंने बड़े इत्मीनान से ये काम किया था।